आज हम आपको फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर का वन कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाएंगे। एक घटक तंत्र आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक घटक तंत्र में कंपोनेंट वन होता है, तो फेज रूल F प्लस P C प्लस 2 F प्लस 1 F प्लस P बराबर 1 प्लस 2, तो F प्लस P 3। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फेज दोनों की संख्या का योग 3 होता है, 3 होता है। तो यहां दो बातें और स्पष्ट करना चाहेंगे हम। पहली बात तो ये, किसी भी तंत्र में कम से कम एक फेज अवश्य होगा, अर्थात P बराबर 1 होगा, तब F बराबर 2, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की अधिकतम संख्या 2 हो सकती वन कंपोनेंट सिस्टम में। दूसरी बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम की न्यूनतम संख्या किसी भी तंत्र में 0 होगी, तब फेज रूल के अनुसार प्रावस्थाओं की संख्या 3 होगी। इट मीन्स वन कंपोनेंट सिस्टम में अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 होगी। अब हम आपको वन कंपोनेंट का सिस्टम का उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे, जिसमें वाटर सिस्टम। देखिए, हम आपको वन कंपोनेंट सिस्टम में एग्जांपल वाटर सिस्टम की बातें कर रहे हैं। वाटर सिस्टम में वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। वाटर सिस्टम, इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक ताप और दूसरा दाब। यदि हम ताप को निश्चित कर दें तो दाब स्वतः निश्चित हो जाएगा। यदि हम दाब को निश्चित कर दें तो ताप स्वतः निश्चित हो जाएगा। तो यहां जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होगी 2, एक ताप और दूसरा दाब। अब ताप और दाब के मध्य हम इसका फेज आरेख बनाएंगे, फेज डायग्राम बनाएंगे। वाटर सिस्टम का आप देख रहे हैं। इस फेज आरेख के जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, वो निम्न प्रकार है। इसमें कर्व 3 कर्व है, XT, YT, ZT। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एरिया, YTZ का लेफ्ट एरिया, YTX राइट एरिया, YTZ के कवर्स बीच का एरिया, और ट्रिपल पॉइंट T एंड कर्व P एंड Q। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यहां विस्तार से आपको समझाएंगे। देखिए, कर्व पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कर्व में हम पहले लेंगे XT। XT जो वक्र है, ये वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर है। जल का जल वाष्प कर्व कहलाता है। यहां 2 प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहेगी, एक द्रव जल और दूसरी वाटर वेपर। जल और वाष्प, जल वाष्प, 2 प्रावस्थाएं सामने में रहती हैं इस कर्व पर। तो P बराबर 2, देन F बराबर 1। तंत्र इस कर्व पर क्या है? एक चर है, मोनोवेरिएंट। इसी प्रकार से हम दूसरे कर्व की बातें कर सकते हैं, YT।
वाई टी कर्व सबलिमेशन कर्व ऑफ आइस, बर्फ का ऊर्ध्वपातन वक्र है। इस वाई टी कर्व पर दो परावस्थाएं सामने में रहेगी, एक ठोस परावस्था आइस और एक वापर परावस्था जलवाष्प, ठोस बर्फ और वाष्प जलवाष्प। P बराबर 2, F बराबर 1। इस कर्व पर भी तंत्र एक चर है, मोनोवेरिएंट। एक चर। इसी प्रकार से हम तीसरे कर्व की बातें कर सकते हैं। तीसरा है ZT। देखिए इस कर्व, ये कर्व किसका है? ये फ्यूजन कर्व ऑफ आइस, बर्फ का गलन वक्र है। यहां दो परावस्था अस्तित्व में है इस पर, ठोस बर्फ और द्रव जल, सॉलिड आइस, और दूसरी इसके साथ साम्य में है लिक्विड वाटर। P बराबर 2, F बराबर 1। इस कर्व पर भी तंत्र मोनोवेरिएंट है, एक चर। अब आपने देखा जो तीनों वक्र हैं, तीनों में ही तंत्र मोनोवेरिएंट है और प्रत्येक वक्र पर दो दो परावस्थाएं अस्तित्व में है। हम देखने जाएंगे जो ये बिंदु B है, ये बिंदु जल का क्वथनांक बिंदु है जो 1 वायुमंडल दाब और 100 डिग्री ताप पर होता है। और जो बिंदु X है, यहां ये X बिंदु है, यहां जल और उसके वाष्प की डेंसिटी बराबर होती है। दोनों का घनत्व यहां बराबर होता है बिंदु X पर, इसलिए यहां हम रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल लागू कर सकते हैं। इस बिंदु पर हम मर्यादित फेज रूल लागू कर सकते हैं, F प्लस P C माइनस 2 प्लस R। यहां इसका मतलब है यहां जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या है वहां यहां एक कम हो जाती है, क्योंकि यहां दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या फिक्स है पहले से ही। ताप भी फिक्स है 374 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब भी 218 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कम होने के कारण देखिए F प्लस P कंपोनेंट 1 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए तो यहां तंत्र क्या होगा? F बराबर 0। तंत्र यहां अचर होगा क्योंकि दोनों ही चर ताप भी और दाब भी यहां निश्चित है, इसलिए यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 0 होगी, तंत्र अचर होगा। अब बात आती है एरिया। एरिया में देखिए वाई टी जेड के बायां भाग, वाई टी जेड के लेफ्ट साइड के एरिया में की एक ही प्रावस्था है, वो है ठोस बर्फ। तो यहां P बराबर 1 है तो F बराबर 2 होगा। तंत्र यहां द्विचर होगा। इसी तरह से हम अन्य एरिया की बातें करें, वाई टी एक्स के नीचे का भाग, वाई टी एक्स के नीचे का भाग, यहां भी एक प्रावस्था है और वो प्रावस्था है
वाष्प। वाष्प में जल वाष्प यहाँ प्रावस्था है, मतलब P बराबर 1 और F बराबर 2। यहाँ भी तंत्र द्विचर है, बाइवेरिएंट है, तंत्र द्विचर है, बाइवेरिएंट है। अब हम तीसरे एरिया की बातें करें, एक्स टी जेड के बीच का भाग, एक्स टी जेड के बीच का भाग, इस बीच के भाग में केवल एक प्रावस्था है, द्रव प्रावस्था है, जल है। एक ही प्रावस्था अस्तित्व में रहेगी, द्रव जल। तो P बराबर 1, F बराबर 2। यहां भी तंत्र द्विचर है, बाइवेरिएंट है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट टी की। ट्रिपल पॉइंट टी, इस ट्रिपल पॉइंट टी पर तीनों ही वक्र आकर मिलते हैं, वाई टी, एक्स टी और जेड टी। तीनों वक्र यहां बिंदु टी पर मिलते हैं। यहां तीनों ही प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी। द्रव जल, ठोस बर्फ और वाष्प जल वाष्प। तीनों ही प्रावस्थाएं यहां साम्य में रहती है, अर्थात यहां इस बिंदु पर P बराबर 3 और F बराबर 0 होगा। तो ट्रिपल पॉइंट टी डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 0, मतलब यहां किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रिपल पॉइंट टी 0.0098 ताप और 4.54 mm दाब पर प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ ताप और दाब दोनों चर पहले से निश्चित हैं, किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तंत्र अचर है, नॉन वेरिएंट। इस वाटर सिस्टम की मुख्य बात जो ये है, जो ट्रिपल पॉइंट टी है, ये वायुमंडलीय दाब से काफी नीचे आता है। एक वायुमंडलीय दाब से काफी नीचे 4.54 mm पर आता है। ये मुख्य विशेषता है वाटर सिस्टम की। अब हम आपको ये बताने जाएंगे मेटास्टेबल साम्य क्या होता है, मित स्थायी साम्य, मतलब कर्व टी क्यू कर्व टी क्यू मेटास्टेबल साम्य को दर्शाता है। हम आपको मेटास्टेबल साम्य से पहले हम आपको स्थायी साम्य के बारे में बताएंगे। स्थायी साम्य वो साम्य है, परमानेंट इक्विलिब्रिया वो इक्विलिब्रिया है जो दोनों ही दिशाओं में प्राप्त किया जा सके। जैसे स्थायी साम्य का हम यदि उदाहरण लें, जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ है, इसको हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक, पानी को ठंडा करके, दूसरा -1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बर्फ को गर्म करके। दोनों तरह से इसको प्राप्त करते हैं, अर्थात दोनों दिशाओं से -1 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा साम्य स्थायी साम्य कहलाता है। अब बात आती है मित स्थायी साम्य की, मेटास्टेबल साम्य। मेटास्टेबल साम्य दोनों दिशाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम बर्फ को
तेजी से ठंडा करें तो बर्फ में परिवर्तन होने से पहले, मान लीजिए कोई जल है, यदि उस जल को हम तेजी से ठंडा करें तो वो जल बर्फ में परिवर्तन न होकर वो अपने हिमांक से भी नीचे ठंडा हो जाता है, जिसे हम सुपर कूलिंग वाटर कहते हैं। यह सुपर कूलिंग वाटर जो है, जिसको हम डायग्राम T और Q द्वारा जो कर्व है उसे दर्शाया गया है। ये T और Q सुपर कूलिंग वाटर के लिए दर्शाया गया है। अगर मान लीजिए कोई जल है, उसको हम तेजी से ठंडा करें तो वो बर्फ बनाने के बजाय वो हिमांक से नीचे भी ठंडा हो जाता है। अब इस कर्व पर जो वाटर है वो मितस्थायी अवस्था में, इस कर्व TQ पर दो प्रावस्थाएं रहेंगी, एक द्रव और दूसरी वाष्प, P बराबर 2। ये दोनों प्रावस्थाएं रहेगी, लेकिन यहां जो द्रव जल है वो मितस्थायी अवस्था में रहेगा। तो मितस्थायी जो साम्य है, तो यहां द्रव और जो वाष्प है मितस्थायी साम्य तंत्र कहलाता है। ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे जो T पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें यहां जो बर्फ है वो स्थायी साम्य का उदाहरण है, लेकिन यहां जो जल है, द्रव, मितस्थायी साम्य। T बिंदु के नीचे बर्फ स्थायी अवस्था में है, जबकि जल मितस्थायी अवस्था में, मेटास्टेबल स्टेट में है। और हम डियर स्टूडेंट्स, जो वन कंपोनेंट सिस्टम था यह पूर्ण हो चुका है। यदि किसी तरह के संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर पूछ सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।